हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे सीओपीडी के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का मतलब समझते हैं कि ये वर्ड से क्या बनता है, यानी कि इस वर्ड्स का मतलब क्या होता है। जो ये वर्ड है सीओपीडी, इसका मतलब क्या होता है। तो क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक, यानी कि 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ। ठीक है। क्रोनिक, एक्यूट, क्रोनिक आप सभी जानते होंगे। एक्यूट यानी कि लेस देन 6 मंथ, और क्रोनिक यानी कि मोर देन 6 मंथ। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि ब्लॉकेज, यानी कि ब्लॉक हो जाना, रुकावट हो जाना, किसी तरह से ब्लॉक हो जाना। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसी चीज में रुकावट आ गई है। पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स को इंडिकेट करता है, जैसे कि कार्डियक वर्ड है वो हमारे हार्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है। कार्डियक वर्ड है जो हमारे हार्ट को इंडिकेट करता है, तो उसी तरह जो पल्मोनरी वर्ड है वो हमारे किस चीज़ को इंडिकेट करता है, लंग्स को इंडिकेट करता है। ठीक है। मतलब ये एक मेडिकल टर्म है, यानी कि एक मेडिकल टर्म दिया गया है लंग्स को, जिसे हम पल्मोनरी वर्ड से ना जाने जाते हैं। ठीक है, जानते हैं इसे। ठीक है। और डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। यानी कि अगर हम पूरा फिर से एक बार समराइज करें इस वर्ड को, तो यानी कि ऐसा बीमारी जो कि लंबे समय तक, यानी कि मोर देन 6 मंथ से हो गया है, और उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ब्लॉकेज। यानी कि जो हमारा लंग्स है उसके अंदर बहुत लंबे समय से ब्लॉकेज होने के कारण सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है। क्लियर हो गया दोस्तों आप लोग को। आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सीओपीडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आप किसी भी नर्सिंग फील्ड से हो, जीएनएम से हो, बीएससी नर्सिंग से हो, मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सीओपीडी। और आज की इस लेक्चर में, नर्सिंग सॉल्यूशन की इस लेक्चर में आपको पूरी तरह से हम सीओपीडी क्लियर कर देंगे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा सीओपीडी के बारे में। तो सबसे दोस्तों, आप लोगों को क्लियर हो गया कि सीओपीडी क्या है। तो सीओपीडी क्या है, एक लंबे समय तक, यानी कि मोर देन 6 मंथ से लंबे समय तक जब हमारे लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीओपीडी कहते हैं। ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो कहां से आता है, ठीक है, उसको भी हम जानेंगे। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जो ये सीओपीडी है ये ग्रुप ऑफ डिजीज है। अभी आप कंफ्यूज हो रहे भैया ये ग्रुप ऑफ डिजीज क्या है। ग्रुप ऑफ डिजीज है। अब ग्रुप ऑफ डिजीज कहने का मतलब क्या है, ग्रुप यानी कि बहुत सारे डिजीज से मिलकर ये किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सीओपीडी का। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे जब डिजीज मिलते हैं तो सीओपीडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कि किसी को ब्रोंकाइटिस हुआ, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हुआ, इसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ, फिर उसके बाद ये क्या चीज, अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो ये कैसे हुआ, पहले नॉर्मली हमें ब्रोंकाइटिस हुआ था, किस तरह से, एक्यूट था, एक्यूट फॉर्म में था, बट अब वो क्या हो गया, वो क्रोनिक फॉर्म में हो गया। तो उसी तरह धीरे धीरे अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर पाते हैं या अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा सीओपीडी में, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। अब देखिए, ये जो ग्रुप ऑफ डिजीज कहने का मतलब है ना, तो इसमें 2 डिजीज इंक्लूड होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे डिजीज होते हैं, बट 2 डिजीज मोस्ट कॉमन है। ये दोनों मोस्ट कॉमन डिजीज है। 2 डिजीज मिलकर क्या फॉर्मेशन करते हैं, सीओपीडी का। और वो डिजीज कौन कौन से हैं, तो एक को तो मैंने आपसे रूबरू करवा दिया है, वो है ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और एक है एम्फाइजीमा, एम्फाइजीमा। ठीक है, क्या है, एम्फाइजीमा। अब ब्रोंकाइटिस को हमने बहुत अच्छे तरह से, ठीक है, उसका कॉम्प्लिकेशन में भी हमने ब्रोंकाइटिस को बहुत अच्छे तरह से नर्सिंग सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किया है, जिसमें हमने ब्रोंकाइटिस के बहुत सारे टाइप्स देखे हैं, जैसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। साथ ही साथ हमने उसके बहुत सारी चीज़, पैथोफिजियोलॉजी, इंडिकेशन, बहुत सारी चीज़ देखी है, और साथ ही साथ उसका हमने कॉम्प्लिकेशन भी देखा। और उसका एक कॉम्प्लिकेशन क्या था, तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन था सीओपीडी। ठीक है, अगर उसे ट्रीट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हम नहीं करते हैं ब्रोंकाइटिस का, तो वो क्रोनिक में चल जाता है, और वो क्रोनिक के बाद क्या हो जाता है, वो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एम्फाइजीमा क्या है, तो एम्फाइजीमा एक और डिजीज है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का। क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक डिजीज है, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारी एल्वोलाई होती हैं, ये एल्वोलाई होती है। देखिए आप इस डायग्राम में समझिए अच्छे से। देखिए ये ब्रोंकाइटिस कैसे होता है, तो ये नॉर्मली आपके लंग्स है, ये आपके हेल्दी लंग्स है। ठीक है, अब लंग्स में ये हेल्दी हैं, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको ब्रोंकाइटिस होगा। अगर ब्रोंकाइटिस होता है तो जो आपके ये क्या होंगे, जो ये ट्रैकिया है और ये जो ब्रोंकाई है, इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, इन्फ्लामेशन। ये जो ब्रोंकाई है और ये ब्रोंक्यूल्स है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन, और उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। समझ रहे हैं,
जो हमारी ट्रैकिया है ना, देखिए सबसे पहले जितना भी ये एयर पैसेज है ना, एयर पैसेज, ये एयर पैसेज है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाता है, एयर फ्लो होता है। क्या होता है, एयर फ्लो होता है। तो जो ये ट्रैकिया है और ये जो ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। पर जो एम्फाइजिमा है वो कहाँ हमको देखने को मिलता है, जो तो ये एल्वोलाई है ना, जो ये जो एल्वोलाई है ना, इसके अंदर हमें एम्फाइजिमा देखने को मिलता है। देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, ये वाले डायग्राम में जो ब्रोंकाइटिस है वो हमारे जो एयरवेज हैं उसका इन्फ्लामेशन है, लेकिन जो एम्फाइजिमा है वो हमारे एल्वोलाई का इन्फ्लामेशन है। और एल्वोलाई क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किस चीज़ का, हमारे लंग्स का। अब क्यों है भैया, तो आप सबको पता होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, यहाँ क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंजेस, गैसेस का क्या हो जाता है, एक्सचेंजेस। और किस गैसेस का, तो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर यहाँ पे एम्फाइजिमा हो जाए, और एम्फाइजिमा क्या है तो वो भी हम जानेंगे, बट आप बस इतना समझिए कि एम्फाइजिमा हो जाता है। तो एम्फाइजिमा क्या होता है कि जब एम्फाइजिमा और ब्रोंकाइटिस ये दोनों अगर प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, अगर हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया है और उसके बाद एम्फाइजिमा हो गया, या पहले एम्फाइजिमा हो या ब्रोंकाइटिस हुआ, कोई भी हुआ, ऐसा नहीं है कि पहले एम्फाइजिमा होगा पहले ब्रोंकाइटिस होगा, अगर ये दोनों डिजीज को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, COPD में। अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं बताता हूँ आपको एक डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि भैया ये दोनों डिजीज आखिर इफेक्ट कैसे करता है COPD को। अब सपोज कीजिए कि यहाँ क्या है, एल्वोलाई है हमारे, क्या है हमारे, एल्वोलाई है, ठीक है। और ये हमारा ट्रैकिया है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा आपको। देखिए ये कोई पैथोजेंस है, ठीक है, ये क्या है, पैथोजेंस। थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, लेकिन बहुत अच्छे तरह से हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे COPD के बारे में। अभी सपोज कि ये पैथोजेंस है, तो ये पहले क्या इफेक्ट किया, ये ट्रैकिया वाले हिस्से को इफेक्ट किया, फिर वो धीरे धीरे क्या इफेक्ट किया, वो ब्रोंकाइटिस हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं उसको इफेक्ट किया। अब सपोज कीजिए अगर कोई इंसान अगर ट्रीटमेंट ले जाता है तो यहीं पे ये रुक जाता है, वो यहीं पे रुक जाएगा, बट अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो धीरे धीरे फैलते रहेगा। अब फिर भी अगर क्रोनिक स्टेज में ब्रोंकाइटिस हो गया, फिर भी अगर सपोज कीजिए लंग्स के अंदर आ गया और फिर यहाँ भी ट्रीटमेंट ले लिया तो ये हमारे एल्वोलाई तक इफेक्ट नहीं करेगा, पर फिर भी वो यहाँ तक ट्रीटमेंट नहीं लेता है पैथोजेंस से, और वो फिर से पैथोजेंस अटैक करते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे पूरे लंग्स में वो पैथोजेंस इंटर कर जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो ये एम्फाइजिमा क्या है, एम्फाइजिमा एक हमारे एल्वोलाई का डिसऑर्डर है। क्या है, एल्वोलाई जो हमारी होती है उसका डिसऑर्डर है। अब लंग्स के अंदर ही तो एल्वोलाई होते हैं, लंग्स के अंदर ही तो होते हैं, जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसी के अंदर ना ये इन्फेक्शन हो रहा है। और अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत भयानक रूप ले लेगा, यानी कि एक क्रोनिक रूप ले लेगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, COPD कहते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि COPD क्या है, और COPD ये दोनों डिजीज की वजह से कैसे इफेक्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे ट्रीटमेंट नहीं लेने के बाद से क्या होगा कि ये जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि नीचे के हिस्सा, ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का, और ये जो नीचे का हिस्सा है वो धीरे धीरे इफेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। देखिए अगर डिजीज इंटर कर रहा है तो वो धीरे धीरे इस रॉ को देखिए आप, धीरे धीरे वो इंटर करते जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे रोकथाम कर देते हैं, यानी कि आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो यहीं पे रुक जाएगा, ये नीचे तक नहीं फैलेगा। बट अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाते तो ये क्या होगा, धीरे धीरे फैलते रहेगा, और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर रूप, बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेगा, और जिसकी वजह से इसको ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल हो सकता है, और बस इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको COPD अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि COPD क्या है। तो आइए अब इसको डिफिनेशन के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको हम COPD कहते हैं, वो इरिवर्सिबल यानी कि दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। अगर एक बार अगर आपको COPD हो गया आपके लंग्स में तो वो ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए सपोज देखिए सबसे पहले आपको ब्रोंकाइटिस हुआ, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लिया लेकिन आपको ट्रीट नहीं हुआ, फिर आपको एम्फाइजिमा हुआ। आपके इसमें क्या हुआ, जितने एयर पैसेज हैं, एयर पैसेज क्या है हमारे, एयर पैसेज ट्रैकिया हैं, ब्रोंकाई है, ये एयर पैसेज हैं, लेकिन मेन एक्सचेंज जहाँ होता है एल्वोलाई, जो बंच ऑफ बहुत छोटे छोटे बंच होते हैं जहाँ से मेन गैस का एक्सचेंज होता है, उसमें भी आपको क्या हो गया, डिजीज हो गया। अब जब पूरे लंग्स में ही आपके डिजीज हो गया और आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या ये इरिवर्सिबल है, नहीं, इसको आप फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। बस क्या कर सकते हैं, तो आप इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इरिवर्सिबल लंग्स का है, ये इरिवर्सिबल लंग्स का ट्रीटमेंट है, मतलब इसको हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। और क्या होता है इसके अंदर, एयरवे होता है वो डैमेज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है। एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन मतलब कि देखिए म्यूकस क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हमारे म्यूकस जो होता है, वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रीट होता है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है एक नॉर्मल रेंज में। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एल्कोहल भी हमारे लिए हेल्दी होता है। एल्कोहल एक तरह से ड्रग्स है ये हमारा, ठीक है, ड्रग्स है, बट एट द कंडीशन इन नॉर्मल डोज। अगर आप नॉर्मल डोज में लेते हैं तो एल्कोहल, आप जैसे आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, आप स्पिरिट यूज करते हैं, उसमें 70% एल्कोहल होता है। पर अगर आप उससे ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो एक तरह से आपको जानलेवा हो सकता है, आपके लिए घातक हो सकता है। तो उसी तरह अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो तो वो क्या कॉज कर देगा, वो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो आप सांस ले पाएंगे, जो आप रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस अंदर लेते हैं बाहर करते हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो मैं अगर बताना चाहूँ, अगर इस चीज़ को मैं वर्टिकली ऐसे कट करूँ तो देखिए ये आपका म्यूकस मेम्ब्रेन नॉर्मली सिक्रीट हो रहा है, ये ब्लू वाला म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया को मैंने बीच से ऐसे काट दिया है, बट ये नॉर्मल कंडीशन में है। ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन में है। बट अगर इन नॉर्मल कंडीशन में बताऊँ तो ये सपोज कि ये ट्रैकिया है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये सपोज कीजिए कि इसके अंदर ज्यादा ल्यूमेन साइज बड़ा है या इसके अंदर ल्यूमेन साइज बड़ा है। ल्यूमेन क्या होता है? अब एक और नया वर्ड आ गया। तो ल्यूमेन यानी कि पाइप का अंदर का हिस्सा, जो खोखला हिस्सा होता है, उसे हम मेडिकल टर्म में ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं, याद रखिएगा। जो पाइप का खोखला हिस्सा होता है उसे हम मेडिकल टर्म में ल्यूमेन कहते हैं। तो देख सपोज कीजिए इसका ज्यादा ल्यूमेन बड़ा है या इसका बड़ा है, जाहिर सी बात है ये नॉर्मल कंडीशन का बड़ा है, और इसका कम क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है। और अगर बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो आपको सांस लेने में, क्योंकि देखिए इसमें से ज्यादा पानी जाता था, इसमें से अब कम पानी जाता है, तो उसी तरह इसमें ज्यादा एयर जाता था और इसमें कम एयर जा रहा है, तो जिसकी वजह से हम ब्रीथिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आप सपोज कर रहे हो ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए क्योंकि अगर आप नहीं समझिएगा तो आपको पैथोफिजियोलॉजी चाहे इसका रिस्क फैक्टर भी आपको अच्छी तरह से नहीं क्लियर होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि डिफिनेशन में हम इतना बता दें कि अगर आप पैथोफिजियोलॉजी भी इसके पढ़ो या आपको क्लिनिकल मेंस्ट्रुएशन भी पढ़ो, इसके साइन सिम्टम्स पढ़ो, इसके रिस्क फैक्टर पढ़ो, तो आपको पहले ही क्लियर हो जाए कि क्या होगा, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, यानी कि डिस्पीनिया होगा। क्यों होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। और क्या हो जाता है? हार्डनिंग हो जाता है। किस चीज़ का? हमारा जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो हार्ड हो जाती है, हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं। और ये क्या है? अगर कब होता है ये? तो अनट्रीटेड, जब अनट्रीटेड हमारा एम्फाइजिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है ये बहुत अच्छी तरह से, कि अगर हम जब एम्फाइजिमा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज है, उसको भी हम आने वाले अगले लेक्चर में अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पे इसको भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल में नोट्स के फॉर्म में, जिस नोट्स को आप अपने कॉपी के अंदर भी लिख सकते हैं और उसे आप अपने प्रिपरेशन में, अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट में आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पीडीएफ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई पैसा ऐसा नहीं देना है कि भैया आपको पैसा देना होगा, कुछ नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना है और बस अपने नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देना है और अपने कलीग्स में, अपने फ्रेंड जोन में बस शेयर करना है। और बस थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप ही के सपोर्ट से हम हैं और हमारा नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल है। तो आइए फिर से हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बहुत लंबे समय तक अगर अनट्रीटेड, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिला किस चीज़ का, एम्फाइजिमा का और ब्रोंकाइटिस का, तो वो किस चीज़ में चेंज होता है? वो सीओपीडी में चेंज हो जाता है। तो आइए अब फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखिए ये आपका नॉर्मल हेल्दी लंग्स है, ये नॉर्मल एल्वोलाई है, बट इन द डिजीज कंडीशन, ये क्या है? डिजीज कंडीशन है। एम्फाइजिमा में क्या होता है कि परमानेंट डायलेशन, परमानेंट डायलेशन किस चीज़ का होता है? एल्वोलाई का। अब आप कहिए कैसे? तो देखिए क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये एल्वोलाई को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, एक बोल सकते हैं ना, बॉल्स से मिलकर बना होता है। बट क्या होता है कि इस सारे बॉल्स में ना क्या होता है, एक वॉल होता है। जैसे आप देखिए ये वॉल होता है, मैं कोई अंडर कॉन्ट्रास्ट ले ले रहा हूँ, देखिए ये वॉल है, वॉल है। बट अगर एम्फाइजिमा डिजीज में क्या होता है कि ये वॉल ब्रेक डाउन हो जाता है और सारे एक में मर्ज हो जाते हैं। जैसे देखिए एक बहुत बड़ा एल्वोलाई बना लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखिए कैसे बड़ा बन चुका है। देखिए सपोज कीजिए इसमें कैसा बड़ा बन चुका है। अब इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो वो क्या होगा, देखिए क्या होगा ना कि वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब एक एल्वोलाई पूरा ऐसा बड़ा सा बंच बन जाएगा। जो छोटे छोटे एल्वोलाई में था, जो ऐसे ऐसे पार्टीशन में था, अपना अपना सेपरेट था, एक वॉल घिरा हुआ था। सपोज कीजिए ना आपके घर का दीवार, ठीक है, आपके बहुत सारे आपके घर में रूम होंगे और मैं सारे रूम को तोड़ दूं, आपके रूम बहुत एक छोटे छोटे से रूम है, बहुत सारे आपके घर में 5 रूम है, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि आपके घर पे 5 रूम है, 5 ऐसे रूम है और वो सारे सेपरेट है, बीच में सब में वॉल है, दीवार है, ठीक है। बट अगर मैं उस
पांचों दीवार को तोड़ दूं और वो पांचों रूम को कंबाइन कर दूं, तो वो क्या होगा, एक बड़ा सा हॉल बन जाएगा। तो उसी तरह क्या हो जाता है कि एम्फाइजीमा में क्या होता है कि ये हमारा तो एक तो एल्वोलाई के जितने वॉल्स होते हैं उसको डैमेज करता है, और साथ ही साथ एल्वोलाई के ऊपर एक इलास्टिक प्रोटीन होता है, इलास्टिक एक एंजाइम होता है, उसको भी ये डिस्ट्रॉयड करता है एम्फाइजीमा में, उसको भी डिस्ट्रॉयड करता है। हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे, बस आप थोड़ा सा एम्फाइजीमा के बारे में जान जाइए, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये डिजीज पोर्शन यानी कि सीओपीडी को समझने में आसानी हो। और ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस को तो अच्छे से हमने क्लियर किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है कि जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं और हमारी ट्रैकिया होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पैथोजल कंडीशन की वजह से या एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होने के कारण वहाँ की जो एरिया रहती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, वो इन्फ्लाम हो जाती है, यानी कि उसमें इन्फ्लामेशन देखने को हमें मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। तो आइए अब थोड़ा सा और हम जानते हैं। तो जो ब्रोंकाइटिस है उसमें एयरवे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्कारिंग हो जाता है। स्कारिंग यानी कि एक नॉर्मल टिश्यू जो हमारे लंग्स के नॉर्मल टिश्यू होती हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, उसमें स्कार हो जाता है। देखिए कभी भी आप पढ़े होंगे इंजरी में, सेल इंजरी में, तो उसमें स्कारिंग आपने एक पढ़ा होगा। तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे आपको चोट लगता है ना, तो आपके कैसे कहीं कहीं पे दाग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको ब्लीडिंग होता है कहीं पे और बहुत ज़्यादा सीवियर चोट लगता है, किसी का बाइक एक्सीडेंट में या किसी के कभी आप ऐसे गिर जाते हैं, किसी फॉल डाउन हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर चोट लग जाता है और वहाँ के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल टिश्यू अदर टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं, उसी को हम स्कारिंग कहते हैं। तो वहाँ स्कारिंग देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पे डैमेज हो जाएगा, जो एयर वॉल है वो डैमेज हो जाएगा। जो एयर सेक है, एयर सेक क्या यानी एयर मतलब हवा, और सेक का मतलब कि एक थैली यानी कि जो चिमकी होती है ना, प्लास्टिक होता है ना, वो उसको जो एयर सेक है वो परमानेंट क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि एल्वोलाई में, जैसे कि मैंने बताया कि ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट होते हैं सारे एल्वोलाई, और ये डिजीज कंडीशन एम्फाइसीमा में क्या हो जाता है कि ये सारे मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के अच्छी वजह से ये क्या होते हैं कि जो ब्रोंकाइटिस का जो हमारे एल्वोलाई का प्रॉपर्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होने का, वो खो जाता है, यानी कि वो एक तरह से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सांस लेने का कैपेसिटी है, यानी कि जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो खत्म हो जाती है और अच्छी तरह से हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो वही होता है ये, और ये साथ ही साथ हमारे दोनों लंग्स को इफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारे राइट लंग्स में होता है और लेफ्ट लंग्स में, नहीं, ये दोनों हमारे लंग्स को इफेक्ट कर सकता है। और इसका ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है, बट इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, और इन्फ्लामेशन है, जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। बहुत सारे मेडिसिन है जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। तो क्या किया जा सकता है, बस इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है और साथ ही साथ इसके इन्फ्लामेशन को कम किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा सा हम एम्फाइजीमा को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने डिस्कस किया ही है, लेकिन फिर भी एक क्या बोलते हैं कि एक डिफिनेशन में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं एम्फाइजीमा क्या है। तो एम्फाइजीमा एक लंग का डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारी एल्वोलाई होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जो एल्वोलाई के वॉल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और ये कहाँ होते हैं, तो हमारे लंग्स में होते हैं। और लंग्स का एक फंक्शनल यूनिट होता है क्या, एल्वोलाई। जो हमारा एल्वोलाई होता है वही फंक्शनल यूनिट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, मेन गैसेस एक्सचेंज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी। क्यों है, बहुत ज़्यादा थिन ब्लड वेसल्स होते हैं, थिन यानी कि बहुत पतले ब्लड वेसल्स होते हैं, और उन ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। और वो कैपिलरीज क्या होते हैं कि हमारे जो एल्वोलाई होते हैं उससे बहुत ज़्यादा बंच होते हैं। अब सपोज कीजिए, मैं थोड़ा सा बना ही देता हूँ। सपोज कीजिए ये आपके एल्वोलाई है, और ये एल्वोलाई पे ये ऐसे ऐसे बहुत सारे थिन ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, और ये इतने पतले होते हैं कि इससे आसानी से किसी भी चीज़ का एक्सचेंज हो जाता है। और यहीं पे एक्सचेंज किस चीज़ का होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन CO2, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इस एम्फाइजीमा कंडीशन में यहाँ क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप्ड हो जाता है, और जितने भी एयर हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं लंग्स के अंदर। अब जैसे हमने बताया था कि सपोज कीजिए कि जैसे आपकी ये नॉर्मल एम्फाइजीमा कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट करने का, वो खो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है, वो लॉस कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलास्टिक प्रोटीन होता है वो खत्म हो जाता है डिजीज वजह के कारण, पैथोलॉजी के कारण, किसी एटोलॉजी फैक्टर के कारण, जो कि हम एम्फाइजीमा में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके कारण क्या हो जाता है कि जो एयर होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है, और उसकी वजह से हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। और साथ ही साथ जो हमारे चेस्ट है वो आगे की तरफ फैल जाता है, यानी कि आप नॉर्मल अपने चेस्ट पोजीशन को देखिएगा तो वो नॉर्मल रहता है, बट अगर आप एम्फाइजीमा के पेशेंट को आप देखते हैं तो उनके चेस्ट थोड़े से आगे फेंके रहते हैं। यानी आगे फेंके रहते हैं मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा सा उनका चेस्ट ऐसा लगता है कि बाहर निकला हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में चेस्ट हमारा एकदम नॉर्मल रहता है, ठीक है, बेली बटन जो हमारा रहता है उसका नॉर्मल रहता है, बट अगर आप एम्फाइजीमा पेशेंट को देखिएगा तो थोड़ा सा चेस्ट ऐसा लगेगा एक्सपेंड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है।
और एम्फाइजिमा क्यों होता है? तो मेनली ये स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन और कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि कुछ केमिकल्स यानी कि HCl अगर एयर फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, अगर उसे इनहेल कर लेते हैं या कुछ केमिकल की वजह से इरिटेट होते हैं तो उसकी वजह से एम्फाइजिमा हो जाता है। तो आई होप दोस्तों एम्फाइजिमा भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और हम एम्फाइजिमा पे प्रॉपर वीडियो देखेंगे, एक प्रॉपर ही वीडियो देखेंगे जो कि हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन पे आएगा। तो आइए अब कुछ चेंजेस देखते हैं सीओपीडी के अंदर। ठीक है, सीओपीडी के अंदर कुछ चेंजेस देखते हैं। वैसे तो ये सीओपीडी का पार्ट नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए पूरा जितना भी मैंने ये सर्कल ये कर रहा हूँ, घेर रहा हूँ, ये सीओपीडी का पार्ट नहीं है। आप इसको रिमूव कर सकते हैं अपने नोट्स में। बट अगर आपको समझाना है कि सीओपीडी के अंदर एम्फाइजिमा क्या है, ब्रोंकाइटिस क्या है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्फाइजिमा को समझा दिया है और ब्रोंकाइटिस को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो बस मैंने थोड़ा सा समझाया एम्फाइजिमा को कि एम्फाइजिमा क्या है। ठीक है, तो आइए अब ये यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा सीओपीडी का स्टार्ट होता है और ऊपर से ये भी हमारे सीओपीडी का ही एक हिस्सा था, ये वाला पूरा ऊपर तक। बट ये नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एम्फाइजिमा है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो आइए कुछ चेंजेस देखने को मिलता है हमारे सीओपीडी के अंदर, हमारे लंग्स और एयरवेज में। एयरवेज तो मैंने बार बार बता रहा हूँ, एयरवेज क्या है? एयरवेज यानी कि एयर, और वे का मतलब आप सभी को पता होगा हाईवे। हाईवे यानी कि बहुत हाई स्पीड में वहां पे गाड़ी चलती है। तो वे यानी कि एक रास्ता, और एयर का रास्ता क्या है? एयर का रास्ता। और एयर का रास्ता क्या होता है? तो हमारे जितने भी पैसेज होते हैं, जो पाइप होते हैं, अब पाइप कौन से? तो ट्रैकिया भी एक विंड पाइप है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस भी एक पाइप है, ब्रोंकाई भी एक पाइप है। तो वही एयरवेज और लंग्स हमारे यानी कि एल्वोलाई और पूरे जो लंग्स के हिस्से हैं उसे हम लंग्स कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जो एल्वोलाई में इलास्टिसिटी होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने का, वो खो जाता है। उसकी वजह से हमारा जो एल्वोलाई है वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पाता। साथ ही साथ हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ये एक चेंजेस होते हैं, ये हम कॉजेस बताएंगे, साइन सिम्टम्स भी बताएंगे, बट कुछ मेजर चेंजेस हैं। क्योंकि देखिए सीओपीडी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि स्कारिंग हो जाता है। स्कारिंग को ही हम लोग फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्कारिंग एक नॉर्मल वर्ड हो गया और मेडिकल वर्ड में हम इसे फाइब्रोसिस कह सकते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है? नैरोविंग हो जाता है, जो हमारे एयरवे होते हैं वो नैरोविंग हो जाते हैं, और साथ ही साथ थिक म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है, और जो कि एयरवे में हमारे ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, जो कि हमने डायग्राम में ऊपर में अच्छी तरह से समझा है। साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन हो जाता है हमारे वॉल्स का। जितने भी हमारे वॉल्स होते हैं एल्वोलाई के अंदर, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये एक कंपार्टमेंट है, ये सारे कंपार्टमेंट है और एक दूसरे से ये क्लोज हैं क्योंकि इनके अंदर वॉल हैं। और क्या होगा? ये नॉर्मल कंडीशन में, पर डिसीज कंडीशन में क्या होगा? ये सारे वॉल टूट जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, और ये जितने भी कंपार्टमेंट हैं एक में मर्ज हो जाएंगे और ये बड़ा कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इलास्टिसिटी, जो हमारी इलास्टिसिटी है वो भी लॉस कर जाएगी, और साथ ही साथ हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है और जो हमारी ब्रीथिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाएंगे। तो आइए अब हम कॉजेज देखते हैं कि सीओपीडी के क्या क्या कॉजेज हैं। तो सबसे पहला कॉजेज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर बहुत लंबे समय से किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है, यानी कि ब्रोंकियोल्स में हमारे इन्फ्लामेशन हुआ है किसी पेशेंट को, तो उसमें देखने को मिल सकता है सीओपीडी। साथ ही साथ एम्फाइजिमा भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिजीज है जो कि एल्वोलाई में होता है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? सीओपीडी हो सकता है। और साथ ही साथ एक एंजाइम है जो कि हम क्या बोलते हैं? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ध्यान से सुनिएगा, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्या हो जाता है कि किसी जेनेटिकल कॉजेज की वजह से, यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ये एंजाइम है, बस इतना सा ये एंजाइम है, देखिए इसको मैं फिर से कर देता हूँ। अल्फा को हम लोग ऐसे भी जानते हैं, ठीक है, ये अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, सॉरी दोस्तों ट्रिप्सिन, ठीक है, ये एंजाइम है, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो लंग्स है, अगर इसकी डिफिशियंसी रहे, इसकी कमी रहे, तो हमारा लंग्स डैमेज कर सकता है। अब डैमेज कैसे कर सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो एंजाइम है ना, ये हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इलास्टिक प्रोटीन, तो जो इलास्टिक प्रोटीन होता है, जो एल्वोलाई के आसपास जितने भी प्रोटीन इलास्टिक के बने रहते हैं ना, वो किससे बनते हैं पता है आपको? वो इसी से बनते हैं। जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है कि इलास्टिक है, जो प्रॉपर्टी है लंग्स का एक्सपैंड एंड रिलैक्स होने का, वो यही प्रोटीन एंजाइम बनाकर रखता है। बट क्या होता है कि इसकी डिफिशियंसी होने के कारण, यानी कि इसका एक और भाई है, उसको उतना डिटेल में मत जानिए, बस आप थोड़ा सा, बस मैं नाम बता दे रहा हूँ, अल्फा-1 ट्रिप्सिन, ठीक है, इसका ही भाई है वो। ये क्या करता है कि इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर, और अगर इसका इंक्रीज हो जाएगा तो एंटी, जैसे आप सभी को पता है एंटी यानी कि इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट कौन सा है? तो यानी कि अल्फा-1 ट्रिप्सिन, इसके अपोजिट क्या करेगा? अल्फा-1 ट्रिप्सिन बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होने लगेगा हमारे लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी
इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है लंग्स के वो डैमेज कर जाएंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा लंग्स जो है अच्छी तरह से एक्सपैंड एंड रिलैक्स नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। तो बस वही चीज़ लिखा है कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन इनहेरिटेंस क्या हो जाता है कि इनहेरिटेंस जेनेटिक एक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से इसका अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर बहुत लो मिलता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसे AAT भी कहते हैं। और ये क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो इलास्टिसिटी प्रोडक्ट है, यानी कि जो इलास्टिसिटी है, वो उसको बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट अगर अल्फा 1 ट्रिप्सिन का बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में इंक्रीज हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिजीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि हमें ब्रोंकाइटिस में इन्फेक्शन या एल्वुलाई में इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और वो किस चीज़ को इंक्रीज कर सकता है, तो वो हमारे सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हमने कॉजेज भी देख लिया, यानी कि मेन इसके कॉजेज देख लिए कि ये इस वजह से होता है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर भी हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजिमा जैसे कंडीशन डेवलप्ड होते हैं, और वो किस चीज़ को करते हैं, तो सीओपीडी। तो आइए कुछ सीओपीडी के हम रिस्क फैक्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, मैं हमेशा बोलता हूं नर्सिंग सॉल्यूशन पे आप जितने भी डिजीज पोर्शन में लेक्चर देखेंगे, आपने हमेशा देखा होगा कि रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग और एल्कोहल रहता ही है। या आप किसी भी बुक, अच्छे पब्लिक्स की बुक उठा लो, पब्लिक्स, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि वहाँ पे रिस्क फैक्टर में आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म मिलेगा ही, क्योंकि ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, और अगर हमारा लंग्स डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें डिजीज के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड हैंड स्मोकिंग। दोस्तों, आपने सेकंड हैंड फोन सुना होगा, लेकिन सेकंड हैंड स्मोकिंग के बारे में आप जानते हैं? आप नहीं जानते होंगे, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जानते होंगे। तो सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या होता है कि ये पैसिव स्मोकिंग होता है। अब एक और चीज़ भैया, आप फिर कंफ्यूज कर दिए। अब ये पैसिव स्मोकिंग क्या होता है? तो देखिए, पैसिव यानी कि बिना एफर्ट्स के। अब बिना एफर्ट्स के स्मोकिंग कैसे होता है? तो सपोज कीजिए कि अगर आपके फ्रेंड में, ऐसा तो कोई करता नहीं होगा, लेकिन फिर भी सपोज कीजिए कि आपके फ्रेंड में कोई स्मोकिंग कर रहा है और आप वहाँ पे बैठ गए हो, तो वो तो स्मोकिंग कर रहा है, साथ साथ में आपके स्मोकिंग के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, आप भी कंज्यूम कर रहे हो। कैसे? तो वो आपके इन्वायरमेंट में है, आप कहाँ बैठे हो, उसके बगल में, और वो कहाँ, वो एयर को कहाँ फेंक रहा है, उसी एनवायरनमेंट में, और उसे आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप भी स्मोकिंग कर रहे हो, थोड़ी ही क्वांटिटी में कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो। अगर वो 100% कर रहा है स्मोकिंग, तो आप कितना कर रहे हो, 20%। क्योंकि आप उसके जस्ट बगल में बैठे हो। और उसी के हम क्या कहते हैं, सेकंड हैंड स्मोकिंग, यानी कि अगर कोई दूसरा पर्सन स्मोकिंग कर रहा है और उसकी वजह से आप उसके बगल में बैठे हो, तो आपको भी स्मोकिंग, मतलब यानी कि आपको भी लंग्स डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और उससे ही पैसिव हम स्मोकिंग भी कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, पैसिव स्मोकिंग। तो अगर आपको दोनों नाम से आ जाए क्वेश्चन, या कभी दोनों नाम से कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो आप डिफिकल्टी या ऐसा परेशान नहीं होगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, पैसिव यानी कि बिना एफर्ट के, और एक्टिव यानी कि एफर्ट के। आप सभी को पता होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, आप अच्छे तरह से जानते हो। बस मेडिकल टर्म में यही है, आपको नर्सिंग टर्म में यही है कि बस आपको हर टर्म का मतलब याद होना चाहिए कि पैसिव मतलब क्या होता है, एक्टिव मतलब क्या होता है। तो आप अच्छे तरह से, बार बार हम यही कहते हैं कि अगर आपको किसी वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना, तो आप अच्छी तरह से डील कर सकते हो हर एक चीज़ को। और एज, फिर से हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एज, अगर 65+ एज हो जाती है, तो धीरे धीरे जो ओल्डर पर्सन के लंग्स होते हैं, वो धीरे धीरे खुद से ही डीजनरेट होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि डिजीज चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, डिजीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ जो एयर पॉल्यूशन है, उससे एक्सपोज होना। अब सपोज कीजिए जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा, भोपाल साइड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या है, एयर पॉल्यूशन है। आप देखते भी होंगे न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो उसकी वजह से अगर एयर पॉल्यूशन रहेगा, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड रहेंगे, एयर वहाँ के पॉल्यूटेड रहेंगे, तो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं हम, उस एयर में क्या है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं। क्या है? हार्मफुल केमिकल है। वो क्या करेंगे, हमारे लंग्स को डैमेज करेंगे। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सीओपीडी। कहीं ना कहीं ये हमारे लंग्स को ही इफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ ऐसे वर्कर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि केमिकल और डस्ट और फ्यूम में काम करते हैं, यानी कि वर्क करते हैं, बहुत सारे ऐसे, मतलब किसी के पेरेंट्स होंगे या बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं कि केमिकल में, इंडस्ट्री में या ऐसे फ्यूम्स के साथ काम करते हैं, जहाँ पे उनको लंग्स के डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि लंग्स में डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर इंग्रीडियंट्स वाले केमिकल्स अगर आपके लंग्स को इफेक्ट करें, तो आपको डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसके पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि कैसे पैथोजेन अपना एक्शन शो करता है एक नॉर्मल बॉडी पे, तो वो हम जानते हैं। सबसे पहले हमने इसके डिफिनेशन को देखा, डिफिनेशन के
बाद हमने थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में समझा, उसके बाद हमने कॉजेज देखा, अब रिस्क फैक्टर देखा, अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे। दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी ऐसा आप हेडिंग दे दीजिएगा अपनी कॉपी में भी, ठीक है। ये वाला एज इट इज ऐसे मत उतारिएगा। क्यों नहीं उतारिएगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस नहीं मिल पाया, इसीलिए मैंने ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बुक में, अपनी कॉपी में पैथोफिजियोलॉजी हेडिंग दे दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक एम्फाइजिमा, ठीक है। आपने ये लिख दिया, उसके बाद ऐसे करके 2 लाइन ऐसे ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, 2 लाइन ऐसे ड्रॉप कीजिएगा, एरो ड्रॉप कीजिएगा और इसमें अभी लिखिएगा, जिसमें मैं ऐसे बोल्ड कर रहा हूं उसमें लिखिएगा। फिर से समझिए कि आप क्या कीजिएगा, ये पहले लिख दीजिएगा ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजिमा, मतलब कि ये दोनों की वजह से क्या हो जाता है, हमें सीओपीडी हो जाता है। तो ऐसे लाइन ड्रॉप कीजिएगा, देखिए। और अब इसमें लिखिए, पहले इसमें लिखिए, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे बाद में, लेकिन पहले इसमें लिखिए। बुक में ऐसे ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइप वैसे नहीं हो पाया दोस्तों, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहले देखिए ये क्या है, सीओपीडी, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ और ऐसे लिख के, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिएगा, या सीओपीडी भी कर दीजिएगा और इसमें अभी लिखिए, जिसमें मैं बता रहा हूँ रेड वाले पे, इस पे लिखिए। तो इस पे क्या लिखना है, ड्यू टू कॉजेज। अब कैसा कॉजेज, तो एयर पॉल्यूशन या सिगरेट या पैथोजेंस, कोई भी क्या करेंगे, डिफिशियंसी करेंगे किस चीज़ का, अल्फा एंटीट्रिप्सिन का। और अगर अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिक्रीज होगा तो जैसे हमने बताया था कि इलास्टिसिटी है जो एल्वेलाई की वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, मैं पैथोफिजियोलॉजी में एरो कहीं नहीं डालता हूँ, मैंने जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए उसमें एरो नहीं है, तो लेकिन आप एरो लगा लीजिएगा। एरो बहुत मोस्ट कॉमन है, यहाँ पे नहीं लगा पाया क्योंकि टाइपिंग के अंदर एरो का ऑप्शन नहीं आता है, तो उसके लिए भी आई एम सो सॉरी। मैं आज बताना चाहूँगा, मैं हमेशा से सोचता था बताने के लिए, लेकिन मुझे याद नहीं आता था। तो आप एरो जरूर लगा लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, क्योंकि एरो मस्ट कॉमन है, क्योंकि उसी से तो पता चलता है कि धीरे धीरे पहले ये हुआ, उसके बाद इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद एम्फाइजिमा हुआ, तो एक तरह से आपको पता चलता है। तो एरो आप मस्ट कॉमन है, एरो लगा लीजिएगा। तो उसके बाद क्या होगा, फिर से हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो डिक्रीज इलास्टिसिटी, सबसे पहले कोई भी कॉजेज क्या होगा, हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगा, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, पैथोजेंस, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा किस चीज को, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, उसकी वजह से इलास्टिसिटी हमारा डिक्रीज होगा और हमारा क्या होगा, परमानेंट डायलेशन हो जाएगा एल्वेलाई का, जिसकी वजह से एम्फाइजिमा होगा। यानी कि ये पैथोफिजियोलॉजी किस चीज का था, एम्फाइजिमा का। आप समझिए, यानी कि सीओपीडी जो होता है वो 2 डिजीज की वजह से होता है, 2 नहीं बहुत सारे डिजीज की वजह से होता है, लेकिन ये दोनों डिजीज मोस्ट कॉमन है। तो आपको क्या करना है, बस यही दोनों डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी बनाना है और आखिरी में मर्ज कर देना है। और मर्ज करके क्या लिखना है, सीओपीडी, क्या लिखना है, सीओपीडी। यहां पे आप सीओपीडी नहीं लिखिएगा, यहां पे आप ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर या ड्यू टू कॉजेज लिख दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप सीओपीडी लिखिएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखना है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का क्या लिखना है, पैथोफिजियोलॉजी। तो आइए आप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के हम पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं। तो आप समझ गए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉजेस फैक्टर लिखना है, उसके बाद आपको एक एम्फाइजिमा का ऐसे पैथोफिजियोलॉजी बनाना है, उसके बाद आपको एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का बनाना है, यानी कि ब्रोंकाइटिस का बनाना है, और उसके बाद दोनों का ऐसे मर्ज करके ऐसे एरो लगाकर आपको सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का एक ऐसा वहां पे लिख देना है, ठीक है। तो आइए अब हम फिर से ब्रोंकाइटिस को देख सकते हैं। अगर ब्रोंकाइटिस का हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी को, तो सबसे पहले एटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी फैक्टर एटियोलॉजिकल फैक्टर जो कि ब्रोंकाइटिस को इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि कोई भी पैथोजेंस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकता है, या कोई भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, हमारे ब्रोंकाइटिस को, हमारे ब्रोंकाई को इन्फ्लामेशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा म्यूकस का, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो म्यूकस है, जो हमारा म्यूकस है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से जितने भी ब्रोंकाई के एरिया होंगे वो ज़्यादा इन्फ्लाम हो जाएंगे, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुद को पैक कर लेंगे। कैसे पैक कर लेंगे, तो देखिए सपोज कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो ल्यूमेन साइज है, ये जो ल्यूमेन है वो बहुत ज़्यादा ल्यूमेन साइज छोटा हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, यानी कि हमारे ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और वही यहाँ पे मैंने दोनों को मर्ज करके मैं लिखना चाहता था, बट यहाँ पे लिखा नहीं पाया। और बोथ कॉजेज कि ये दोनों जो बहुत कॉजेस हैं वो क्या इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो यहाँ पे आपका पैथोफिजियोलॉजी खत्म होता है। तो आइए अब हम इसके सिम्टम्स को देखते हैं, यानी कि सीओपीडी के सिम्टम्स को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्रोनिक कफ रहेगा, बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे पीरियड से क्या रहेगा, आपको कफ रहेगा, बहुत ज़्यादा जो भी पेशेंट होंगे वो खांसेंगे बहुत लंबे समय से, यानी कि एक कह सकते हैं कि
मोर देन 6 मंथ, या मतलब 6 मंथ से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा उनको कफ रहेगा, हमेशा से कफ रहेगा, वो कफ धीरे धीरे ठीक नहीं होगा, एक दिन रहेगा, फिर एक होता है ना कि इंटरवल में भी रहेगा, या कभी कभी इरेगुलर भी रह सकता है, तो वो क्रोनिक कफ रहेगा। साथ ही साथ डिफिकल्टी होगा बात करने में, और जो डीप ब्रीथ लेंगे जब हम बात करेंगे तो सांस फूलेगा। एक होता है ना कि बहुत कोई सीढ़ी चढ़ लेता है, बहुत कम ही एज में सीढ़ी चढ़ लेता है और उसकी वजह से उसकी सांस फूलने लगती है, तो उस तरह से वो जब बात करेगा तो उसकी क्या होगी, डिफिकल्टी होगी बात करने में। और साथ ही साथ जब वो डीप ब्रीथिंग करेगा, बहुत ज़्यादा एक अंदर तक सांस लेने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से भी क्या होगा, उसे डिफिकल्टी होगी सांस लेने के अंदर। साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस छोटी छोटी हो जाएगी, मतलब छोटी छोटी हो जाएगी। सपोज कीजिए, छोटी छोटी कहने का मतलब है कि देखिए, अगर ऐसे ऐसे सांस ले रहा है नॉर्मल कंडीशन में तो वो छोटी हो जाएगी। सपोज कर रहे हैं ना, एक ऐसा हो जाएगा। मैं बस समझाने का, नर्सिंग सॉल्यूशन का यही एम है दोस्तों, नर्सिंग सॉल्यूशन का यही एम है कि आप अच्छी तरह से हर एक चीज़ को समझिए। मैं इसलिए डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि आप हर चीज़ को समझिए। अब मैंने बोला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्या मतलब कि सांस लेगा फिर छोड़ देगा, सांस लेगा छोड़ देगा। नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ऐसे चल रहा था, लेकिन डिजीज कंडीशन में क्या होगा कि ऐसे ऐसे छोटा छोटा सांस लेगा, एक छोटे छोटे इंटरवल पे सांस लेते रहेगा, और ये होगा। और ये डेली एक्टिविटी, और ये कब होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो डेली एक्टिविटी, जब वो चलेगा फिरेगा, सोचेगा समझेगा किसी भी चीज़ को, या बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करेगा, मेंटल वर्क करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसे डिफिकल्टी टू ब्रीथ होगा। साथ ही साथ विजिंग साउंड, विजिंग साउंड यानी कि जो आवाज़ है वो भारी रहेगा। अब भारी रहेगा कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए जैसे आपके घर है, आपका एक रूम है, आपका एक रूम है, उसमें आपने सामान नहीं रखा है, तो आप चिल्लाओगे तो आपके साउंड जो होंगे वो गूंजते होंगे, वाइब्रेट करते होंगे, मतलब एक गूंजेगा। लेकिन आप एक ऐसे रूम में चले जाओ जिसमें बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें एक है ना कि स्पेस नहीं है, तो आप वहाँ चिल्लाओ तो आपके साउंड नहीं गूंजेंगे। तो उसी तरह जब हमारा, मैं डायग्राम के थ्रू फिर से बना देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो गया, यहाँ हो गया है, यहाँ हो गया, 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 ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब एयर जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, कट कट के जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर से ऐसे ऐसे जा रहा है, खुद का वो ऐसे कट के जा रहा है। बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि एयर, म्यूकस प्रोडक्शन तो है ऐसे, ठीक है, म्यूकस प्रोडक्शन नॉर्मल कंडीशन में भी रहेगा, लेकिन बहुत कम रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा, तो वो एयर डायरेक्ट जाएगा, एकदम बहुत तेजी में जाएगा। लेकिन डिजीज कंडीशन में क्या होगा, एयर कट कट के जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा विजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ जो हमारा चेस्ट है वो एक्सपेंड रहेगा आगे की तरफ। जैसे हमने बताया कि अगर आप सीओपीडी के पेशेंट को देखते हो या एम्फाइजिमा के पेशेंट को देखते हो, तो उसमें आपको चेस्ट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ डायलेट दिखेगा, आपको ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपैंड दिखेगा। क्यों दिखेगा, मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारे लंग्स का सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब वो भी एक आता है क्वेश्चन, भैया कि क्यों हो जाएगा हमारे लंग्स का सरफेस एरिया ज़्यादा। तो बाबू इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो हमारे एल्वलाई हैं वो परमानेंट डायलेशन हो गया है। अब सपोज कि जो आपको पता है, आपके एल्वलाई को अगर एक अच्छे हेल्दी पर्सन के एल्वलाई को लें और उस एल्वलाई को एक रुआ की तरह, सपोज कीजिए कि आपके घर में गद्दा होगा, उस गद्दे के अंदर रुआ होता है, कॉटन होता है, उस कॉटन को हम ऐसे रूम में फेंक दें, ऐसे ऐसे निकालें, तो बहुत एक होता है ना, पूरा रूम भर जाता है। तो उसी तरह अगर आपके एक लंग्स को लेते हैं, तो एक टेनिस ग्राउंड, सपोज करो टेनिस ग्राउंड कितना बड़ा होता है, मुझे तो ऐसे नहीं पता, ऐसे नंबरिंग में नहीं पता कितना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है टेनिस ग्राउंड। तो वो पूरा टेनिस ग्राउंड या उससे भी ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि डिजीज पोर्शन में कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, वो उसका जो इलास्टिसिटी होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। अब सपोज करो कि एक आप बहुत सारे अपने पैसा का गड्डी लिया, सपोज करो पैसा का गड्डी लिया, या कुछ ऐसे पेपर का गड्डी लिया, कुछ ऐसा लिया गड्डी, यानी कि एक समझ लो लेयर बाय लेयर ऐसे आपने लिया, और इसमें आपने रबड़ लपेट दिया, यानी कि एक इलास्टिक लपेट दिया, यानी कि उसको घेर दिया। और क्या होगा, तो ये बहुत ज़्यादा कम डायमीटर लेगा। लेकिन इसी तरह क्या हुआ कि आपने ऐसी पेपर पे पेपर रख दिया, और इस पर आपने कुछ बांधा ही नहीं, यानी कि कुछ रबड़ ही नहीं लगाया, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। तो उसी तरह हमारा क्या होता है, जो चेस्ट होता है वो आगे की तरफ एक्सपेंड कर देता है। और साथ ही साथ ब्लूइश स्किन, यानी कि साइनोसिस, यानी कि जो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम रहेगा। और जब कम रहेगा हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल, तो उसकी वजह से जो हमारी स्किन रहेगी वो ब्लूइश हो जाएगी। क्योंकि कभी भी अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है तो हमारी स्किन कैसे हो जाती है, ब्लूइश हो जाती है। तो आई होप दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स भी आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि साइन एंड सिम्टम्स सीओपीडी के क्या है। तो आइए, अब किसी पेशेंट में हमने डिफिनेशन भी देख लिया, हर चीज़ देख लिया। अब हम किसी पेशेंट को अगर सीओपीडी है तो हम क्या क्या टेस्ट करवाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट देखते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अब क्या है भैया, तो इससे ही पहले एक चीज़ करवाते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप हमेशा याद रखिएगा, फिजिकल कलेक्शन हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन हमेशा करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करते हैं हम, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, हर एक हिस्ट्री लेते हैं कि आपने क्या खाया क्या नहीं किया, मतलब जितने भी उसके पेशेंट के रिगार्डिंग, पेशेंट पीटी,
इंडिकेट करते हैं पेशेंट को, स्मॉल टी करते हैं, सॉरी स्मॉल टी पीटी। पेशेंट को जितने भी उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होंगे, हिस्ट्री होंगे, उसको हम कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ फिर हम एक और करते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, यह सेकंड है। इसमें क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये छूट गया थोड़ा सा टाइपिंग में दोस्तों, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप भी बोलोगे आज भैया कुछ ज़्यादा ही सॉरी बोल रहे हैं, तो क्या करूँ, छूट गया थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे कि हम पाल्पेट करके, एक्सप्लोरेट करके एक स्टेथोस्कोप के द्वारा हम जो पेशेंट रहेंगे यानी कि उनको विजुअलाइज करेंगे, उनको एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और फिर थर्ड में हम क्या करेंगे, अपने जितने भी टेस्ट हैं उसको परफॉर्म करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा है। तो उसके में हम पहले पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या है, तो इसमें हम स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं कि हमारा लंग्स कितना अच्छे तरह से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज़ को हम मैनेज करते हैं। अब स्पायरोमीटर क्या है, तो स्पायरोमीटर आप जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट है ना, बिना बताए वो सोचेंगे नहीं, और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से बताऊँ। तो देखिए, एक बोतल टाइप का रहता है, ठीक है, सपोज कीजिए ऐसा नहीं, ये एक बोतल टाइप का है, ठीक है, और उस बोतल के अंदर मार्किंग रहता है 100, ठीक है, एमएल में रहता है या पता नहीं क्या रहता है, मैंने तो देखा नहीं है अभी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है, ऐसे एमएल में रहता है। और यहाँ से एक पाइप निकला रहता है और इसमें एक बॉल रहता है, और पेशेंट को कहा जाता है कि इसमें आप ब्लो कीजिए यानी कि फूकिए। और जब फूकते हैं तो ये जो बॉल है ऊपर की तरफ भागता है। आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक गेम था जिसमें हम फूकते थे और वो बॉल ऊपर की तरफ भागता था, मुझे तो याद नहीं है, अगर आपको याद होगा तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा उस गेम का नेम, ठीक है। तो उसमें वह होता था। उसी तरह हम स्पायरोमीटर को करते हैं। स्पायरोमीटर में क्या करते हैं, कैपेसिटी देखते हैं, लंग्स कितना ज़्यादा वर्क कर रहा है। हम साथ ही साथ हम जितने भी हमारे स्पायरोमीटर में जितने भी कैपेसिटी होंगे हमारे लंग्स के अंदर कैपेसिटी होगा, उस चीज़ को हम स्पायरोमीटर की वजह से मेजर कर सकते हैं। यानी कि लंग्स कितना अच्छी तरह से एक्सपेंड कर पा रहा है, डायलेट कर पा रहा है, तो उसको हम स्पायरोमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ पल्स ऑक्सीमीटर यानी कि ऑक्सीजन लेवल को सेचुरेशन देखने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन है, नॉर्मली कितना होता है 99% ऑक्सीजन रहता है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कि पल्स ऑक्सीमीटर में। बट डिजीज कंडीशन में ये फ्लैक्चुएट हो सकता है, 98 भी रह सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 98 से 100 या 95 से कहीं कहीं पे आपने भी देखा होगा, ऐसे 95 to 100 भी रहता है ऐसा। तो उससे क्या करते हैं, ये फिंगर में आपके इंसर्ट करते हैं और इससे ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी के अंदर यानी कि हमारे ब्लड के अंदर चेक करते हैं। साथ ही साथ हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई भी करवा सकते हैं, और ब्लड आर्टरी यानी कि एबीजी सैंपलिंग। दोस्तों एबीजी सैंपलिंग पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, मैं बताऊंगा कि एबीजी सैंपलिंग क्या होता है बहुत अच्छी तरह से डिटेल में। बस मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थ्योरी वाइज पूरी आपको अच्छी तरह से एबीजी सैंपल क्लियर कर दूंगा एक नोट्स के फॉर्म में। बस मैं प्रैक्टिकल नहीं बता सकता, ठीक है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं थ्योरी पोर्शन में आपको एबीजी बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो एबीजी टेस्ट करवाएंगे। इसमें क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट आर्टरी से, हमारी आर्टरी जो होती है, आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं और ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो उसी हम एबीजी कहते हैं। डिटेल में हम देखेंगे किसी ना किसी दिन या किसी अगले वीडियो में या उसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हम आर्टरी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करते हैं, उसका लेवल करते हैं। साथ ही साथ हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी करेंगे यानी कि ईसीजी करेंगे। उसमें हम देखेंगे नॉर्मली फंक्शन हम देखेंगे अपने हार्ट की, ठीक है। हार्ट हमारा कहीं हार्ट में कोई डिजीज तो नहीं हो गया है ना लंग्स की वजह से, तो उसमें हम हार्ट को भी देखेंगे, मेजरमेंट करेंगे, और साथ ही साथ ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे। और उसमें हम क्या लेवल चेक करेंगे, एएटी यानी कि एंटी अल्फा एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी का अमाउंट देखेंगे। और ब्लड टेस्ट ऐसे नॉर्मली भी हम करवा सकते हैं सीवीसी चेक करने के लिए, ठीक है। सीवीसी चेक करवाने के लिए भी हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हमने डायग्नोस्टिक देख लिया, तो अब हम इसके मैनेजमेंट को देखते हैं, यानी कि किसी पेशेंट को हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक चला सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या करेगा कि जितने भी बैक्टीरिया है उन चीज़ को किल करेगा, उन चीज़ से रिड्यूस करेगा, उनके नंबर को रिड्यूस करेगा, यानी कि बैक्टीरियल का ग्रोथ को कम करेगा। ब्रोंकोडायलेटर क्या करेगा, जो हमारी ब्रोंकाई है उसको, उसकी जो ल्यूमेन साइज है उसको इंक्रीज करेगा। अब कैसे इंक्रीज करेगा, तो मैं एक डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ। वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इस डायग्राम के थ्रू कि बहुत जल्द हमारे इस नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल पर बहुत जल्द फार्माकोलॉजी की भी बहुत अच्छी वीडियो आएगी, ठीक है। बहुत अच्छी की वीडियो भी आएगी जिसमें हम फार्माकोलॉजी को अच्छी तरह से डिटेल में करेंगे, बट अभी नहीं, कुछ दिन में आएगी। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सपोज कीजिए, देखिए ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ये कंजेस्टेड हो गया है एरिया, ये कंजेस्टेड हो गया। तो क्या करता है, अगर ये हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो इसको एक्सपेंड करेगा। अब एक्सपेंड करके क्या करेगा, तो ये अदर पोर्शन में देखिए क्या होगा कि वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये अब सपोज कीजिए, अब आप बोलिएगा भैया आपने छोटा छोटा बना दिया और बोल रहे एक्सपेंड, तो मैं बता रहा हूँ ऐसा एग्जैक्ट होता है, मैंने छोटा नहीं बताया, मैं आपको बताने के लिए क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड कर जाएगा, ये जो है ना ये एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर आपने पढ़ा भी होगा, आप 4th सेमेस्टर में आपने फार्मा अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है। जो हमारे ब्रोंकाई है उसको ये डायलेट कर देता है, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करेगा, और म्यूकोलाइटिक
म्यूकोलाइटिक ड्रग्स यानी कि जो म्यूकस है, जो थिक म्यूकस है, उसको थिन करेगा यानी कि पतला करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो म्यूकस है आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा वो निकल सकता है बाहर की तरफ, और उसे हम अच्छी तरह से हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन कर सकते हैं। जितने भी उसमें कंजेस्टेड हो गया है म्यूकस की वजह से, उसको हम थिन कर सकते हैं। और ये क्या करता है ना, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जो म्यूकोलाइटिक है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है हमारे म्यूकस को, और म्यूकस हमारे पेलीपेप्टाइड चैन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिसको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और जिसकी वजह से ये हमारा म्यूकस को क्या करता है, थिन कर देता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि क्या कर देता है, थिन कर देता है, और अगर थिन करेगा तो ये आसानी से ये पास होने लगेगा हमारे। अब एक पाइप में अगर कचरा फंस गया, उस कचरे को हम निकाल दें तो हमारा पानी अच्छी तरह से फ्लो करेगा ना, तो उसी तरह हम म्यूकोलाइटिक एजेंट देते हैं म्यूकस को ब्रेक डाउन करने के लिए, म्यूकस और लाइटिंग यानी कि ब्रेक डाउन करने वाला एजेंट। तो अब हम मेडिकल मैनेजमेंट भी देख लिए, तो आइए अब हम इसके कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट को देखते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में बस 2 ही मैनेजमेंट है। सबसे पहले बुलेक्टोमी। बुलेक्टोमी क्या हो जाता है कि इसमें हम वो इफेक्टेड एरिया यानी कि एल्वुलाई के वो इफेक्टेड एरिया जिसमें एम्फाइजिमा हो गया है, या वो एरिया जो इफेक्ट कर गया डिजीज पोर्शन से, उसको हम काट के निकाल देते हैं। अब देखिए वो भी मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। सोचिए, सपोज कीजिए कि इतना सारे हमारे एल्वुलाई हैं, ठीक है, एक यहाँ एल्वुलाई है, एक यहाँ एल्वुलाई है, एक यहाँ एल्वुलाई है, एक यहाँ, बहुत सारे हैं। तो क्या होगा कि इस एल्वुलाई में इफेक्ट हो गया, तो इसे हम सर्जिकली काट के रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे चेस्ट का एक्सपेंडेशन एरिया कवर किया है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि दूसरा भी जितना भी अगर हेल्दी ब्रोंकाई हेल्दी हमारे एल्वुलाई होगा वो भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें बुलेक्टोमी में, क्या करेंगे कि हमारे जो इफेक्टेड हमारे एल्वुलाई रहेंगे उस चीज़ को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। और साथ ही साथ दूसरा हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, तो उसमें लंग्स का हम ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे, उसमें पूरे लंग्स को, एक लंग्स को भी या उसके लोब्यूल्स को भी, उसको क्या करेंगे हम डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे, कट करके सर्जिकल प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करेंगे उस चीज़ को ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब आइए कुछ प्रिवेंशन देख लेते हैं सीओपीडी की। कुछ प्रिवेंशन, क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं सीओपीडी में। तो सबसे पहले वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली, हमेशा हम अपने हैंड को, जितने भी हमारे हाथ है उस चीज़ को हमेशा हम वॉश करेंगे। साथ ही साथ डिक्स सर्फेक्टेंट यूज़ करेंगे, यानी कि जितने भी इन्फेक्शन होंगे उस चीज़ को, अपने सरफेस को क्लीन रखेंगे, उसमें इन्फेक्शन नहीं रखेंगे, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखेंगे। साथ ही साथ हम मास्क वेयर करेंगे। अगर किसी पर्सन को ब्रोंकाइटिस है तो उसे मास्क वेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ड्रॉपलेट की वजह से भी क्या हो सकता है, फैल सकता है, यानी कि एक हेल्दी पर्सन को भी अनहेल्दी पर्सन इफेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए हम मास्क वेयर करेंगे। और साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को सीओपीडी है तो उसे हम क्राउड वाली जगह से, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह से उसे हम दूर रखेंगे। और साथ ही साथ क्या बोलेंगे कि अगर किसी पेशेंट में होने के चांसेस इंक्रीज है सीओपीडी, तो उसे हम कोल्ड और फ्लू वाले सीजन से दूर रखेंगे, यानी कि उसे हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिवेंशन करें, आप बचाव करें, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको सीओपीडी के होने के चांसेस कम हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सीओपीडी है तो आप उससे प्रिवेंशन ले सकते हैं, अगर आप ये प्रिवेंशन फॉलो करते हैं तो आई होप दोस्तों आज का लेक्चर जो कि हमारे सीओपीडी पे था, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पे था। और ये डिजीज़ क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से एक अच्छे लैंग्वेज में बहुत ब्रीफ में समझा, ठीक है, हमने बहुत अच्छी तरह से समझा। बहुत ये लंबा भी वीडियो चला गया होगा, लेकिन आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सीओपीडी क्या है। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे नर्सिंग सॉल्यूशन चैनल को बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।